नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे जहाँ पे हम बात करते हैं वेब डिज़ाइन, वेब डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवांस्ड HTML CSS के बारे में। इससे पहले अगर आपने मेरा जो पुराना वीडियो है जो कि HTML CSS के बारे में है वो नहीं देखा है तो आप जो आई बटन है उस पर प्रेस करके या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो आज अभी जो ये एडवांस्ड वाली HTML CSS की क्लासेस है, मैं क्या सोच रहा हूँ कि इनको मैं डिवाइड करता हूँ इंस्टेड ऑफ कि एक बहुत लंबा वीडियो में डालूँ। मैं छोटे छोटे पार्ट्स में ही ये वीडियोस अपलोड करूँगा ताकि वीडियो जल्दी भी आ जाए और काइंड ऑफ क्योंकि ये एडवांस टॉपिक्स भी हो सकते हैं थोड़े, तो इसलिए आपको भी मतलब टाइम मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए और जो भी चीज़ें समझने के लिए। तो बेसिक्स अगर आपको जानने हैं तो जैसा मैंने बताया दूसरी वीडियो आप देखिए, और ये है एडवांस्ड HTML CSS HTML फॉर्म्स एंड इनपुट टैग्स विद अंकुश आनंद। तो सबसे पहली बात कि ये जो HTML फॉर्म्स है, जो बेसिकली फॉर्म्स है, वो किस लिए यूज़ होते हैं और उनका मेन मकसद क्या होता है। तो बेसिकली इनका मकसद है कि ये जो भी यूज़र है, जो भी वेबसाइट आपका विज़िट कर रहा है, उस पर्सन को अलाउ करता है कि वो कुछ डाटा आपके पास भेज सके। अब आप कौन है? आप है वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेटर, आप वेबसाइट को चलाते हो। तो जो भी बंदा आपकी वेबसाइट पे आ रहा है वो किस तरह से आपसे कांटेक्ट करे या फिर आपको डाटा सेंड करे, या फिर इंस्टेड ऑफ आप मैं बोलूँ सर्वर, मैं कह सकता हूँ कि जो आपका वेब सर्वर है जहाँ पे आपने वेबसाइट स्टोर कर रखी है, आपने कुछ वहाँ पे इस तरीके की प्रोग्रामिंग की हुई है कि यूज़र वहाँ से कुछ इनपुट डालेगा, उसको कुछ उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। तो वो चीज़ कैसे हो, कैसे जो यूज़र है वो एक इनपुट दे सके अपनी साइड से और उसके हिसाब से आपकी वेबसाइट इंटरेक्ट कर सके, वो जो है उसमें हमारा जो HTML फॉर्म्स है वो हेल्प करता है। ठीक है, अभी सिंटैक्स देखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि अभी आप फेसबुक लॉगिन करना चाहते हैं, आप facebook.com पे जाओगे। ठीक है, यहाँ पे आपको लॉगिन डिटेल्स डालने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो जैसे आपको ये ऑप्शन मिल रहा है लॉगिन डिटेल्स डालने का, ये भी ऑटो काइंड ऑफ ये भी आपका एक फॉर्म है जो कि आप लॉगिन फॉर्म कह सकते हैं। वैसे अगर मैं क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाता हूँ तो ये भी एक फॉर्म है। ठीक है, जिससे कि आप अपनी डिटेल सबमिट कर रहे हो और जो अकाउंट है वो क्रिएट कर रहे हो। वैसे ही अगर आप जाते हो मान लो किसी दूसरे वेबसाइट पे, जैसे कि मेरा कंपनी वेबसाइट है, तो वहाँ पे आप जाते हो और dabdigital.com/contact पे आप जाते हो और आपको मान लो आपको वेबसाइट बनवानी है या आपको डिजिटल मार्केटिंग करवानी है, तो आप यहाँ पे जाके मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, तो आप ये जो फॉर्म है इसके थ्रू मैसेज भेज सकते हो और हमारा जो टीम है वो आप उसको देखेगा। इस तरीके से जो है आप अपना मतलब जो वेबसाइट है उसमें फॉर्म्स का यूज़ करते हो। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि हम HTML के थ्रू फॉर्म्स कैसे बनाते हैं। आप सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो फॉर्म्स होते हैं वो थोड़े से क्योंकि एडवांस्ड है, ये HTML से इसका हम सिर्फ डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, इसको एक्चुअल में जो यूज़ करना होता है जब हमें फॉर्म को, तो उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करना पड़ता है। मतलब कि मैंने फॉर्म तो मैं आपको बनाना सिखा दूंगा आज कि कैसे फॉर्म बनाते हैं, कैसे वो वर्क करता है, वो मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन इसका जो एक्चुअल यूज़ है, इसका जो एक्चुअल यूज़ केस है वो होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जैसे कि मान लो आप जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो, मे बी जावास्क्रिप्ट से आप किसी तरीके से उस डेटा को सर्वर तक भेज रहे हो। बाय द वे जावास्क्रिप्ट भी ब्राउज़र साइड की लैंग्वेज है, तो डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट भी सर्वर तक डाटा नहीं भेज पाएगी। वैसे ही हम PHP यूज़ कर सकते हैं। PHP के थ्रू क्या होगा कि जो ब्राउज़र है वो डाटा आपके सर्वर को भेज देगा। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि जो भी ये जो फॉर्म का डाटा है इसको भेजने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, बट फ़िलहाल के लिए हमें वो नहीं सीखना है। हम सिंपल फॉर्म्स कैसे बनाते हैं, कैसे यूज़ होता है वो हम सीखेंगे। ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि कैसे फॉर्म्स क्रिएट होते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि HTML और CSS बेसिकली HTML जो होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, टैग्स का यूज़ करते हैं। टैग्स मतलब क्या होता है? टैग्स बेसिकली किसी भी चीज़ को एक नाम दे देना, या उसको जैसे हम करते हैं ना अलग अलग जो बुक्स होती है उसके बाहर आप अपना नेम टैग लगा देते हो कि हाँ भाई ये मेरी बुक है, या फिर आपके पास बहुत सारी बुक्स है जिनके बाहर कवर लगा है सेम सेम, आप उन पे बाहर लगा देते हो कि ये हिस्ट्री की बुक है, ये मेरी साइंस की बुक है, ये मेरी इस चीज़ की बुक है। तो काइंड ऑफ आप उनको टैग कर दे रहे हो कि हाँ भाई ये मेरी इस चीज़ की नोटबुक है, इस चीज़ की बुक है। ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पे
क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे हम एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि आप बहुत सारे टेक्स्ट लिख रहे हो, पैराग्राफ लिख रहे हो, इस तरह की चीज़ें लिख रहे हो, तो वहाँ पे भी आप कैसे HTML को पता चले कि जो आपका कंटेंट है वो क्या है, वो हेडिंग है, पैराग्राफ है या फॉर्म है, उसके लिए हम टैग्स का यूज़ करते हैं। तो जैसे ये मैंने बताया था वैसे ही यहाँ पे फॉर्म है। फॉर्म का जो फॉर्म बनाने के लिए जो हम टैग यूज़ करते हैं वो है फॉर्म टैग। अभी आप इन दोनों चीज़ों को इग्नोर कर दीजिए, ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। तो फॉर्म टैग स्टार्ट किया और फॉर्म टैग क्लोज किया। जैसे कि अगेन कैसे ही करते हैं हम कोड, तो बेसिकली हम कैसे लिखते हैं फॉर्म टैग को, फॉर्म टैग स्टार्ट करते हैं जिसके लिए हम एंगल ब्रैकेट यूज़ करते हैं, और उसके बाद फॉर्म टैग क्लोज करते हैं जिसके लिए हम एंगल ब्रैकेट्स और स्लैश यूज़ करके इसे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉर्म टैग स्टार्ट करते हो। उसके अंदर अब हमारे पास कई सारे इनपुट टैग्स होते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको अपना जो कोड एडिटर है वो ओपन करता हूँ, जो कि है VS कोड। तो आप भी VS कोड ने आपने इंस्टॉल कर ही लिया होगा, ठीक है। अपन राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर भी कर लेते हैं। बाय द वे, अगर आपको नहीं पता ये क्या लाइव सर्वर वगैरह जो भी है, अगर डायरेक्टली आप इस वीडियो पे आए हो तो पिछली वीडियो देखो, ठीक है, जो कि पूरा एक HTML बेसिक्स पूरा क्रैश कोर्स है जिसमें HTML के बारे में डिटेल में मैंने बात किया है, तो वो आप देखो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम करते हैं, सबसे पहले हम ले लेंगे अपना HTML का जो बेसिक बॉयलर प्लेट है, बेसिक जो कोड है वो स्ट्रक्चर ले लेते हैं और यहाँ पे टाइटल में डाल देते हैं HTML फॉर्म्स, ठीक है, HTML फॉर्म्स, ठीक है। और सेव करता हूँ मैं और एक बार रिलोड कर देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो है अब यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो अब मैं बॉडी टैग के अंदर क्या जाऊँगा, यहाँ पे मैं फिर से एक H1 ले लूँगा और इसमें लिखूँगा, एक मिनट बड़ा कर लेते हैं, HTML फॉर्म्स, ठीक है। सेव कर लेता हूँ। अब देख सकते हो हेडिंग हमारा उधर आ गया है। अब हम लेंगे यहाँ पे फॉर्म। तो जैसे आपने देखा, जैसे मैंने फॉर्म लिखा, मैं फिर से वापस जाता हूँ, फॉर्म लिखा और एंटर प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली मेरे पास एक जो डिफ़ॉल्ट कोड है वो आ गया है। इसके अंदर अभी एक्शन आ गया है, मुझे एक्शन नहीं चाहिए फ़िलहाल के लिए, तो मैं इसको ब्लैंक कर देता हूँ। आप अगेन इसको सिंपल खुद भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप उसका यूज़ करो। फॉर्म टैग इस तरीके से स्टार्ट एंड क्लोज, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्म टैग स्टार्ट हो चुका है। अभी आप देखोगे यहाँ पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, हमने फॉर्म स्टार्ट तो किया है बट उसके अंदर अभी कोई भी इनपुट्स नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो फॉर्म टैग स्टार्ट किया जिससे कि फॉर्म को हैंडल या उसकी जो सेटिंग्स है वो किया जाएगा उसके थ्रू। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इनपुट्स क्रिएट करेंगे। तो जैसे सबसे पहले मैं एक इनपुट ऐसे ले लेता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और आप देख सकते हो कि ये जो इनपुट है इस तरीके से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे HTML में एलिमेंट्स होते हैं जो कि एम्प्टी एलिमेंट्स होते हैं या फिर सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं जिनका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता। वैसे ही ये भी एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, जो भी हमारे इनपुट टैग्स होते हैं वो भी हमारे सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं, ठीक है। तो आपको इनको स्टार्ट करना है लेकिन इनको क्लोज नहीं करना है कहीं पे। इसको आप अगर क्लोज करना ही चाहते हो तो आप यहीं पे ही स्लैश लिख सकते हो, जो कि हम HTML5 में करते हैं, बट इसका ज़रूरत होता नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम इसे रहने देते हैं और अभी आपको मैं बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो जैसे मैं अभी सब कुछ हटा देता हूँ, सिर्फ इनपुट लिख देता हूँ, इतने से ही मेरा इनपुट जो है यहाँ पे क्रिएट हो गया। आप देख सकते हो ये इनपुट है, यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ अंकुश अनंत, ओके। मैं लिख सकता हूँ कि भाई सब्सक्राइब, ठीक है। बाय द वे, आप में से बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत ही कम। यहाँ पे देख सकते हो आपकी जो सब्सक्रिप्शन के परसेंटेज है वो बहुत कम है। आप सभी लोग वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर करो, ठीक है, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस और मैं बनाता रहूँ और अपना फीडबैक भी मुझे देते रहो कि आपको और क्या क्या चीज़ें सीखनी है। तो यहाँ पे वापस आते हैं हम और इनपुट जो है उसके अंदर हम अपना जो, मैं एक बार आपको 2-3 ये करके दिखाता हूँ कॉपी। यहाँ देख सकते हो कि हमारे पास 2-3 इनपुट्स क्रिएट हो गए। अब मान लो भाई आपने ऐसे यहाँ पे कई सारे इनपुट्स आपको चाहिए थे, जैसे ये हमने बनाए हैं, है ना। आपको कई सारे इनपुट्स चाहिए रहे थे, जैसे मैं यहाँ पे नॉर्मली लिख देता हूँ कि इधर ये फर्स्ट नेम के लिए है, ठीक है, फर्स्ट नेम, ठीक है, मैंने लिख दिया सेव। ऐसा करते हैं, एक डिव ले लेते हैं, ठीक है, एक डिव ले लेते हैं क्योंकि ये ऐसे थोड़ा मैसी लग रहा है ना, तो इसको इसके अंदर डाल देते हैं, सेव। अभी मैं बिल्कुल लेम वे में कर रहा हूँ, दिस इज़ नॉट हाउ यू डू इट, बट ओके, मैं सिखाने के लिए ये आपको दिखा रहा हूँ कुछ इस तरीके से करके कि जो इनपुट्स है वो मैंने ऐसे 3 इनपुट्स मुझे बनाने थे जिनमें मेरे को अलग अलग टाइप के डिटेल्स लेने थे, तो मैं उनको बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे
ले लेता हूँ इस तरीके से। और फर्स्ट नेम हो गया, इसमें मेरे को लास्ट नेम चाहिए बंदे का। और इसके बाद मान लो मैं उसका ईमेल कलेक्ट करना चाहता हूँ, ईमेल, ठीक है, सेव। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से बन चुका है। और अभी ये कुछ खास लग नहीं रहा है, बट ऐसा लग रहा है कि भाई ये काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि मतलब यहाँ पे मैंने लिखा तो है फर्स्ट नेम, बट एचटीएमएल को नहीं पता ये फर्स्ट नेम क्या है, इसका कोई लिंक नहीं है इसके साथ। और जैसे कि मैंने आपको बताया, टैग के अंदर भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में, ठीक है, ये बस बाहर लिख दिया है मैंने। तो भाई ऐसे नहीं होता है, हमें एचटीएमएल में प्रॉपर्ली बताना पड़ता है एचटीएमएल को कि भाई जो हम कर रहे हैं वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे एचटीएमएल के लिए वो जो टेक्स्ट मैंने लिखा था बाहर, उसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको यहाँ पे प्रॉपरली लिखना है, इसको बताना है कि ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले तो ये जो इनपुट टैग्स होते हैं उनके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, मैं उनके बारे में आपको अब बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम इसको मिटा लेते हैं और इनपुट टैग्स के इन जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो इनपुट होता है, जो हमने अभी पहले भी देखा था, वो है टाइप। तो आपके पास सिर्फ टेक्स्ट ही इनपुट नहीं होता है, आप चाहो तो नंबर्स कलेक्ट कर सकते हो, डेट कलेक्ट कर सकते हो, फाइल्स अपलोड करवा सकते हो, बहुत सारे इनपुट्स होते हैं, मैं बताता हूँ उनके बारे में। लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो इनपुट हो गया, ठीक है, इसमें हम टेक्स्ट ले लेते हैं। अभी मान लो मुझे ईमेल कलेक्ट करनी है, तो ईमेल का एक और ऑप्शन इनके पास है। तो आप देख सकते हो जब भी आप यहाँ पे जाओगे तो इस तरीके से करोगे तो ये आपको बहुत सारे ऑप्शंस देगा। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी ईमेल कर लेता हूँ सेव। और इसके बाद मैं एक और ले लेता हूँ अगेन, इसको दो ही काफ़ी रहे, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे अगर मैं अंकुश लिखता हूँ चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं अंकुश लिख देता हूँ तो भी चलेगा। लेकिन अभी क्योंकि यहाँ पे एक सबमिट बटन नहीं है, तो मुझे सबमिट बटन चाहिए होगा। तो एक और इनपुट क्रिएट करूँगा मैं, डिव और इनपुट सबमिट। बाय द वे दिस इज शॉर्ट हैंड, ठीक है। कैसे आप शॉर्टकट कर सकते हो, एमिट के जो शॉर्टकट्स हैं वो है ये। तो मैं इधर अंकुश लिख देता हूँ, यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ। जैसे मैं सबमिट करूँगा आप देख सकते हो कि जो ईमेल वाला मेरा सेकंड इनपुट है उसमें ये बोल रहा है कि भाई ईमेल डाल, यहाँ पे क्या कर रहा है, नहीं है, .com नहीं है, क्या कर रहा है, कैसा फील्ड तू दे रहा है, मतलब ये देखो ये बोल रहा है कि प्लीज़ इंक्लूड @ इन द ईमेल एड्रेस एंड मिसिंग है। इसका मतलब ये वैलिडेशन, इसे कहते हैं हम वैलिडेशन, कि भाई फॉर्म में आप कुछ गलत तो नहीं भर रहे हो, जिस फील्ड में भरना चाहिए जो चीज़ वो आप गलत तो नहीं भर रहे हो, तो इसको वैलिडेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक और चीज़ है HTML की जो कि आपको मैंने अभी दिखाई, वैलिडेशन। तो अभी बहुत सारे वैलिडेशन इधर नहीं है, बट कुछ कुछ है, कुछ हमको बाद में ऐड करने पड़ते हैं। तो फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि इस तरीके से जो है हमारा कोड है HTML इसका लिखा जाता है, ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पे ये ज़रूरी है कि जैसे मैंने आपको बताया क्योंकि ये डाटा कहीं और को सेंड होना है, ठीक है, ये आपके सर्वर पे जाएगा या कहीं दूसरी जगह जाएगा, तो सर्वर को कैसा पता चलेगा कि ये क्या है, ठीक है। तो उसके लिए हमको हमको क्या यूज़ करना होता है, एक टैग एट्रीब्यूट यूज़ करना होता है, नेम एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे मैं इसको एक यूनिक नाम दे दूंगा जो भी मेरे इस इनपुट फील्ड से रिलेटेड है। तो जैसे मेरा फर्स्ट नेम है, मैंने फर्स्ट नेम इसको नेम दे दिया, वैसे ही ईमेल को मैं नेम दे दूंगा कि ये ईमेल ही है, ठीक है। वैसे ही सबमिट को देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं रीलोड करूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इधर कुछ नहीं है। इसको भी मैं कर लेता हूँ क्लीन, और ये हमारा बेसिक सा है, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ अंकुश, और नीचे मैं लिखता हूँ भाई अपना कोई भी मान लो एक डमी सा ईमेल, ठीक है, @anand.com, ठीक है, वट एवर इट इज़, सबमिट करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि फॉर्म जो है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी मैंने सबमिट किया वो इधर आ चुका है। अब देख रहे हो ये यहाँ पे आ चुका है। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आपको पेस्ट करता हूँ ताकि हम इसको अच्छे से ब्रेक कर सकें, तो ये तो मेरा यूआरएल है, ठीक है, ये तो मेरा भी जो भी सर्वर ये जो भी लाइव सर्वर क्रिएट हुआ है उसका यूआरएल है, मेरी फाइल का यूआरएल है index.html। उसके बाद आप देख सकते हो कि फाइल के बाद क्या है, यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लगा है, और उसके बाद मेरी जो नेम है, इसका जो नेम है इनपुट का वो दिखाई दे रहा है। मैं इसको एंटर करता हूँ, इसको भी एंटर करता हूँ, और यहाँ पे ये हमारा एक तरह से आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो हमारा डाटा है वो यूआरएल के थ्रू पास हो रहा है, यूआरएल में चला जा रहा है, ठीक है। तो ये है जो फॉर्म है किस तरीके से वर्क करता है उसका एक एग्जांपल। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो फॉर्म है वो आपका जो भी आप डिटेल सबमिट कर रहे हो वो यूआरएल के थ्रू यहाँ पे
सेंड हो जा रहा है। अब कहाँ सेंड हो रहा है, अभी ये कहीं सेंड नहीं हो रहा है, अभी बस ये मतलब यूआरएल में स्टोर कर दे रहा है इन वैल्यूज़ को जो भी आपने सबमिट किए। बाकी जो सर्वर होगा, जब भी हम इसका कभी सेटअप करेंगे अगर, ठीक है, तो जब भी आप कोड करेंगे, पीएचपी के थ्रू कोड करेंगे या दूसरे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू अपना फॉर्म कोड करेंगे, तो उस टाइम पे आपको ये ऑप्शंस होंगे आपके पास कि आप इस डेटा को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से कुछ जो फॉर्म का डाटा है वो हमारा यूआरएल में पास हो चुका है, ठीक है। अभी इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है, सेव कर देता हूँ और हम अपना अगला स्लाइड देखते हैं। यहाँ पे मैंने दो चीज़ें नहीं आपको बताई, एक तो एक्शन और एक मेथड। तो जैसे मैंने आपको बताया था, जो फॉर्म टैग है उसके अंदर हमारा फॉर्म रहता है, लेकिन इसके खुद के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि एक्शन वैसे ही होता है यहाँ पे मेथड। तो अभी मैंने एक्शन के बारे में आपको नहीं बताया, मेथड के बारे में आपने अभी थोड़ा सा समझ लिया, लेकिन आपको नहीं बताया मैंने कि वो क्या है। तो यहाँ पे जो हम मेथड यूज़ करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो है गेट मेथड। गेट मेथड में क्या होता है कि ये जो हमारा यूआरएल है उसके थ्रू ये जो डाटा है वो भेजता है। दूसरा मेथड है पोस्ट मेथड, जिसमें बॉडी के थ्रू मतलब जो भी हमारा एचटीएमएल का होता है ना कोड, उस कोड में ये उस डाटा को पेस्ट कर देता है काइंड ऑफ, ठीक है। तो ज़्यादातर टाइम पे जो सिक्योर चीज़ें होती है उसके लिए पोस्ट यूज़ करते हैं, और गेट के लिए हम नॉर्मल जो भी नॉर्मल हमारा डाटा ट्रांसफ़र करने का होता है या फैच करने का होता है उसके लिए हम गेट का यूज़ करते हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा इसको सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार फॉर्म को थोड़ा समझ लो कि हाँ भाई कैसे चीज़ें होती है, ठीक है। इसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप कभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अगर सीख रहे हो तो उसमें आपको ये सब पता चल जाएगा, ठीक है। बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन इस तरीके से होता है। आगे अभी और डिटेल में बात करूँगा गेट के बारे में। एक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। एक्शन बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपका जो पेज है वो एक HTML पेज है। अब आप HTML पेज पे कोड कर रहे हो फॉर्म को, तो जो भी डाटा यूज़र सबमिट करेगा वो डाटा कहाँ भेजना है वो यहाँ पे एक्शन में लिखा होता है। तो आप एक डेडिकेटेड पेज कोड करते हो, उस पेज पे आप कोडिंग करते हो कि हाँ भाई जो भी डाटा आए उसको ये वो करो और सर्वर पे भेजो या उसको प्रोसेस करो या वट एवर यू वॉन्ट टू डू दैट, जो भी आपको करना है मतलब उस डाटा के साथ में, ठीक है, वो आप करोगे। तो ये जो एक्शन है इसका यूज़ वो है। तो अभी के लिए इसको हम रहने देते हैं। मैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट है हम बनाएंगे वो, ठीक है, अगले किसी वीडियो में। तो उसमें आपको बताऊंगा एक एग्जांपल देके, जिसमें आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है और सिंपल सा प्रोजेक्ट होगा। तो ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं और जो हमारे इनपुट एलिमेंट्स है, फॉर्म के एलिमेंट्स है, वो बात करते हैं। सबसे पहले तो इनपुट्स हो गया, जैसे मैंने आपको बताया कि इनपुट्स हम यहाँ पे ऐड करते हैं, जैसे कि हमने ये ऐड किया। दूसरी चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है लेबल्स। अभी आपने लेबल्स नहीं देखे, आप देख सकते हो कि हाँ भाई यहाँ पे फॉर्म है, लेकिन उस फॉर्म के बारे में आपको नहीं पता कि ये फील्ड किस चीज़ का है। एक तरीका है वो है प्लेस होल्डर लगा के। तो आप क्या कर सकते हो, जो इनपुट है, इनपुट के अंदर आप एक एट्रीब्यूट क्रिएट कर सकते हो और उसमें प्लेस होल्डर में आप लिख सकते हो जो भी आपको लिखना है। जैसे मैंने लिख दिया फर्स्ट नेम, तो आप देख सकते हो उसके अंदर फर्स्ट नेम लिखा हुआ आ गया। अब मैं ईमेल के अंदर भी करूँगा प्लेस होल्डर, और इसके अंदर भी मैं लिख दूंगा कि भाई ये ईमेल एड्रेस। तो ऐसे लिख तो दिया ऐसे, बट जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लो गलत ही लिख दिया है, अब ये मुझे नहीं पता कि भाई ये क्या है, ठीक है। तो ये दिक्कत है प्लेस होल्डर के साथ। तो इससे बचने के लिए या इसका जो सोल्यूशन है वो है हम लेबल्स यूज़ करते हैं। तो लेबल्स क्या होते हैं? लेबल्स बेसिकली एक लेबल टैग होता है जिसमें हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है जो कि होता है फॉर, ठीक है। लेबल में हम, जैसे मैंने पहले बाहर लिखा था फर्स्ट नेम, वैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हो ये कितना प्यारा लग रहा है, फर्स्ट नेम इसके आगे ये। अभी मैं यहाँ पे भी इसको लेबल दे देता हूँ, लेबल फॉर को अभी ऐसे ही रहने देते हैं और इसको लिख देते हैं हम ईमेल एड्रेस। तो ये हमारा ज़्यादा बेटर मतलब रहता है। अभी के लिए मैं प्लेस होल्डर जो है वो हाइड कर देता हूँ, क्योंकि ये मतलब अच्छे नहीं रहते ये, ठीक है। देखने में तो अच्छा लगता है लेकिन यूज़र एक्सपीरियंस के रूप में ये अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट नेम हो गया, ये ईमेल एड्रेस हो गया, और ये इस तरीके से अब हमारा जो फॉर्म है वो कुछ बढ़िया सा दिख रहा है, ठीक है। तो अभी एक और चीज़ क्या है कि ये दोनों है तो है यहाँ पे, लेकिन आप देखोगे कि यार ये सिर्फ इसके आमने सामने दिख रहा है। HTML को नहीं पता कि ये किस चीज़ के लिए है। जो फर्स्ट नेम लिखा है आपने ये किस चीज़ के लिए, HTML को अभी भी नहीं पता। मानना कि हमने इनको जोड़ के ये एक ही डिव में रखा है, लेकिन इसको फिर भी नहीं पता, इसको हमको बोल के करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये फॉर टैग है, ये इसी पर्पज़ के लिए है। हम क्या करते हैं, फॉर टैग में
एक यूनिक आईडी लिख देते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो इनपुट टैग है, इनपुट टैग के अंदर एक और एट्रीब्यूट क्रिएट करते हैं आईडी का। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हो जो भी इस इनपुट से रिलेटेड होता है। मैं मोस्टली क्या करता हूँ कि जो भी मैंने नेम दिया है वही मैं इसमें आईडी में भी लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि नेम भी यूनिक है और आईडी भी यूनिक ही चाहिए। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से कर देता हूँ और यही आपको फॉर में डालना है। अब अगर आप रीलोड करोगे तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि मेरा कर्सर ऑटोमेटिकली उसके अंदर चला गया, वो ऑटोमेटिकली इस तरीके से हाईलाइट हो गया। क्या आप देख सकते हो, ये देखो ऑटोमेटिकली वो जो फील्ड है वो हाईलाइट हो रहा है। अभी ईमेल एड्रेस पे करूँगा तो नहीं होगा। तो इससे क्या होता है, फॉर एट्रीब्यूट से हमारा जो इनपुट है वो लेबल से कनेक्ट हो जाता है। ये बाय द वे HTML5 का फीचर है और ऐसे बहुत सारे कूल फीचर HTML5 में है। तो एक इसमें भी आईडी कनेक्ट करके यहाँ पे ईमेल कर देता हूँ और यहाँ पे भी मैं ईमेल लिख देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे देखो ईमेल एड्रेस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा। अब इसके दो फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो है कि भाई बहुत सारे जो लोग होते हैं वो देख नहीं सकते या फिर वो किसी दूसरे तरीके से इम्पेयर्ड होते हैं, उनको नहीं मतलब स्क्रीन्स वो देख सकते, उनसे इंटरेक्ट नहीं कर सकते सही से। तो इसके लिए वो कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर क्या करता है, उनको पढ़ के बताता है, ऑटोमेटिकली वो सुन रहे होते हैं और उनको बताता है कि सामने क्या है उनके। तो वैसे ही जैसे हमने अभी इमेजेस लगाना देखा था, इमेजेस में भी अब जो पर्सन है इम्पेयर्ड है वो नहीं देख सकता उस इमेज को। तो जो इमेज का अल्टरनेटिव टेक्स्ट है वो उसको बताता है कि वो उस इमेज के अंदर क्या है। वैसे ही यहाँ पे ये इनपुट टैग तो है, लेकिन ये इनपुट किस चीज़ का है और क्या है इसका मतलब, वो ये जो हमारा फॉर लेबल है ये बताएगा और इसको लिंक को क्या करेगा, फॉर एट्रीब्यूट, जिसमें हम आईडी डालेंगे और यहाँ पे इनपुट में ये आईडी डालेंगे और यहाँ पे भी सेम हम आईडी डालेंगे। तो इनपुट में हमने आईडी क्रिएट करी और उस आईडी को हमने फॉर में डाल दिया। तो ये हमारा एक यूज़ केस है। इसके अलावा अभी हम एक और इनपुट के बारे में बात करते हैं जो कि और भी ज़्यादा हम दो इनपुट्स के बारे में बात करेंगे। रुको, तो मैं क्या करता हूँ, एक और डिव यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे लेबल, ठीक है, और उसके बाद हम लेंगे, इसको कर देते हैं हम जेंडर, ठीक है, और यहाँ पे हम लेंगे इनपुट रेडियो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि यार जेंडर तो मैंने लिख दिया ऊपर, ठीक है। अब रेडियो बटन्स के केस में क्या होता है कि हमें कई सारे यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, वैल्यू भी दे देता हूँ। इसका वैल्यू है फीमेल और इसका नेम है जेंडर, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम रेडियो बटन्स यूज़ करते हैं तो हम कई सारे रेडियो बटन्स यूज़ करना चाहते हैं और उसमें से कोई भी एक ही सेलेक्ट होना चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं नेम हटा देता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि ये दोनों ही सेलेक्ट हो रहे हैं। तो हम किस तरीके से जो इनपुट्स है, जो रेडियो बटन्स है, उनको किस तरीके से लिखते हैं कि सबसे पहले तो ये मैं फालतू चीज़ें हटा देता हूँ यार, बहुत भसड़ मच रहा है इधर, ठीक है। ये जैसे दो क्या बोलते हैं मैंने बना दिए हैं, ठीक है, मान लो मेल बना दिया, ठीक है, और एक और मैं बना दूंगा अदर, ठीक है, सेव। तो ये यहाँ पे रह गया कुछ, ठीक है, 3 मैंने बना दिए। अब आप देखोगे जैसे पहले तो इनके आगे कुछ लिखा हुआ नहीं है तो वो भी हम लिखेंगे, पर आप देख सकते हो कि इन तीनों को ही मैं सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। तो ये एक दिक्कत है। दूसरी दिक्कत है कि भैया मुझे नहीं पता मैं क्या सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे नेम दे सकते हो और वैल्यू दे सकते हो, वैल्यू ऑलरेडी दिया है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले तो हमें ये सॉल्व करना है कि कोई एक ही सिलेक्ट कर सके, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इनको नेम दे दूंगा। तो ये किससे रिलेटेड है, तीनों ही जेंडर से रिलेटेड है। तो मुझे क्या करना है, नॉर्मली जो नेम होता है वो यूनिक होता है, बट क्योंकि ये तीनों जो इनपुट्स है वो एक ही चीज़ से रिलेटेड है तो इनमें हम एक ही इनपुट देंगे। दिस मीन्स कि इन तीनों में से कोई एक ही चीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब इनका वैल्यू यहाँ पे तो हमने लिखा है, बट जैसा मैंने कहा कि यार इधर तो दिख नहीं रहा ना यूआई में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेबल्स क्रिएट करेंगे। तो लेबल क्रिएट किया भाई ये फीमेल के लिए, ठीक है, फीमेल, और यहाँ पे लिख दिया फीमेल, सेव। आप देख सकते हो कि फीमेल के लिए फीमेल हो गया इधर। उसके बाद यहाँ पे हम लेंगे एक और लेबल, ठीक है, इसको लिखेंगे हम मेल के लिए, ठीक है, और यहाँ पे इसके अंदर भी मेल लिख देंगे और ये आ गया आपका मेल। इसके बाद हम एक और लेबल लेंगे
और यहाँ पे भी हम लिख देंगे अदर, जो भी वैल्यू अदर, सेव। ठीक है, अब इसका एक हेडिंग हमको चाहिए रहेगा, तो आप यहाँ पे H3 H2 जो भी आपका इस टाइम पे हेडिंग्स चल रहा है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ जेंडर। ठीक है, सेव। और इवन आप मेरे हिसाब से तो पी टैग ही यूज़ कर दो। ठीक है, कोई चलेगा पी टैग भी, या लेबल यूज़ करना है लेबल यूज़ कर दो, उसको लिंक मत करो किसी के साथ, वो भी चलेगा। ठीक है, ऐसे सेव। और यहाँ पे हम एक ब्रेक टैग लगा देते हैं फ़िलहाल के लिए, सॉरी, ये हो गया आपका जेंडर। और ऐसे कर सकते हैं चूज़ योर जेंडर। ठीक है, इवन ब्रेक टैग की ज़रूरत नहीं है, ये आगे ही दिख जाएगा तो भी चलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम इस तरीके से कॉलन लगा देते हैं, तो ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा कि मेल हो फीमेल हो या कोई और हो। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अब कई लोग प्रेफर करते हैं कि भाई जो लेबल है वो बाद में दिखे, तो वो भी आप कर सकते हो। आप चाहते हो कि अगर लेबल बाद वाले में आए तो वो बाद में आएगा इस तरीके से, तो हम वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे लेबल वाला जो टैग है उसको आप इसके इनपुट के बाद में पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं वो भी कर लेता हूँ, तो ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। सेव। तो ऐसे यहाँ पे आ गया फीमेल मेल अदर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या किया हमने, दो चीज़ें की हमने। पहले तो हमने जो है इनपुट जो है 3 क्रिएट किए हैं रेडियो इनपुट्स, जिसका जो टाइप है वो रेडियो है, और उसमें हमने वैल्यूज़ उसके ऑलरेडी डाल दिए हैं। तो मतलब कोई पर्सन इस पर टिक करता है तो उसका एक यूनिक वैल्यू है। उसके बाद जो नेम है वो हमने तीनों में सेम दिया है, और साथ में जो हमने लेबल दिया है वो इनको इनका इनका अपना अपना लेबल दिया है। जैसे इस इनपुट के लिए ये लेबल, इस इनपुट के लिए ये लेबल। अब यहाँ पे अच्छी बात यह है कि एक नॉर्मल यूज़र को भी यहाँ पे इस पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं इधर क्लिक कर रहा हूँ ना अभी, ये देखो यहाँ पे कुछ दिक्कत है, कहीं पे तो कोई दिक्कत है। फॉर मेल, हाँ, तो यहाँ पे दिक्कत ये है कि हमने आईडी नहीं लिखी है, तो हमको आईडी लिखनी है, और इसमें लिखना है हमें जो हमने फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो ये गलती हो जाती है कई बार, इसलिए हम वापस इसमें लिख देते हैं मेल, सेव, और यहाँ पे भी आईडी अदर, सेव। अब आप देखोगे कि अभी ये देखो, अब मैं जो है मतलब मुझे इस पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इवन नाम पे भी क्लिक करूँगा तो भी ये स्विच हो जाएगा। तो ये फ़ायदा यहाँ पे होता है हमारा। एक और फ़ायदा जो हमारा रेडियो बटन्स होता है, सॉरी जो हमारा ये लेबल होता है, उसका लेबल में फॉर टैग का। ठीक है, तो अब हम एक और ले लेते हैं चेक बॉक्स करके। ठीक है, एक और डिब में लेता हूँ, उसमें मैं एक और इनपुट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, लेट्स क्रिएट लेबल फर्स्ट। इसमें हम कोई फॉर नहीं देंगे अभी। लैंग्वेजेस, तो आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती है उसके लिए है ये। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक बॉक्सेस क्रिएट करेंगे। तो इनपुट चेक बॉक्सेस, तो इसका अगेन टाइप चेक बॉक्सेस है। उसके बाद नेम आप दे सकते हो जो भी आपको देना है। तो ये किससे रिलेटेड है भाई, ये है कि आपको हिंदी आती है कि नहीं आती है, तो हिंदी, और आईडी में मैं दे दूँगा हिंदी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक लेबल ले लूँगा और उसमें मैं लिख दूँगा हिंदी। तो ये आपका इस तरीके से बन जाएगा, सेव। और यहाँ पे भी हिंदी लिखना है भाई, ये भूल जाता हूँ मैं। ठीक है, अब आप देखोगे कि इवन द चेक बॉक्स आप इसको यहाँ से भी कर सकते हो, और इवन अगर आप उस टेक्स्ट पे ही जस्ट क्लिक करोगे तो भी आप क्लिक कर सकते हो। तो ये काइंड ऑफ एक यूनिक वे है, और एक यूनिक फीचर है कि भाई फॉर अगर आप लगाते हो तो टेक्स्ट से भी आप चीज़ उस रेडियो बटन या चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करके और मैं 2 क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी की जगह पे मैं इंग्लिश लिख देता हूँ। ठीक है, सेव कर लेते हैं, और इसको भी इंग्लिश करना पड़ेगा, सेव। तो यहाँ पे ये जो सेकंड वाला है हमारा इंग्लिश हो जाएगा, इंग्लिश, सेव। तो अभी हिंदी, इंग्लिश, और भाई मेरे को पंजाबी भी आती है तो मैं पंजाबी भी लिख देता हूँ। ठीक है, स्कूल में पढ़ी थी यार, पंजाबी नहीं हूँ मैं, पर सीखी है। तो इस तरीके से ये आप इस तरीके से कर सकते हो। अब एक और कूल चीज़ ये करते हैं कि अपना यूआरएल क्लीन करते हैं, और एक बार इस फॉर्म को रिलोड कर दिया और इसको सबमिट करके देखते हैं कि भाई कैसे इसका जो डाटा है वो अब बन के जा रहा है। ठीक है,
तो मैं यहाँ पे अंकुश लिखता हूँ और यहाँ पे अपना ऐसे रैंडम सा ईमेल, और यहाँ पे मैं चूज़ करता हूँ भाई अपना जेंडर, ठीक है, मेल, हिंदी, इंग्लिश, मान लो मुझे नहीं आती पंजाबी या मैं भूल गया हूँ, जो कि मैं एक्चुअल में भी भूल रहा हूँ अब, तो मैं सबमिट कर देता हूँ। और आप देखोगे कि अगेन जो यूआरएल में है मेरा जो भी फॉर्म का डाटा है वो यहाँ पे चला गया है। अब मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे लेकर आता हूँ ताकि आपको अच्छे से देखने को मिले। सबसे पहले क्या है, फर्स्ट नेम, ठीक है, उसके इक्वल टू अंकुश, एंड उसके बाद यहाँ पे एंड ईमेल इज़ इक्वल टू अंकुश। मेरा जो ईमेल है उसका जो ये ऐट होता है वो यहाँ पे दूसरे करेक्टर में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन ब्राउज़र को पता है ये क्या है, तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड जेंडर इज़ मेल, हिंदी इज़ ऑन, इंग्लिश इज़ ऑन, और पंजाबी के बारे में इसने कुछ नहीं भेजा। तो ये इस तरीके से हमारा जो मतलब डाटा है वो यूआरएल में पास हो रहा है। और आप भी कई बार अगर चीज़ें करोगे तो आप देखोगे, जैसे कि मैं गूगल जाता हूँ, ठीक है, google.com, आप google.com में सर्च करते हो, मान लो कि भाई मुझे लर्न HTML एंड CSS 2024, ठीक है, ये आप सर्च करते हो तो यहाँ पे आपको जैसे बहुत सारे जो वीडियोज़ है, बहुत सारे जो ये ट्यूटोरियल्स है वो दिखने को मिलेंगे। अब अगर आप देखोगे ऊपर तो यहाँ पे भी कुछ उसी तरीके से हो रहा है। यहाँ पे तो बहुत लंबा है बट मैं इसको एक बार कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे भी आपका कुछ इसी तरीके से चीज़ें हो रही है। अब ये पहला वाला यहाँ पे देखो कुछ तो है यूनिक सा, और इसके बाद ये बहुत सारा कुछ लिखा है, ठीक है। यहाँ पे फिर से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ पहले वाले वैल्यू को, उसके बाद एंड है, उसके बाद फिर से कुछ ये की है और उसका इक्वल टू उसका वैल्यू, फिर से एंड, उसके बाद फिर की, फिर वैल्यू। हमारे काम की है कौन सी, ये वाली। तो आप देखोगे बाकी सारा मैं हटा देता हूँ। जो गूगल है वो भी कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई क्यू आ रहा है, क्यू मतलब क्वेरी इज इक्वल टू लर्न HTML एंड CSS। इस तरीके से हमारा जो भी आप सर्च करते हो वो गूगल के पास जा रहा है और गूगल उस हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन है अपने डेटाबेस से वो निकाल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब ये यूज़ रियल वर्ल्ड एग्जांपल मैं आपको दे रहा था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनपुट टैग्स और लेबल्स, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे इनपुट टाइप्स हैं, ठीक है, जो आप यूज़ कर सकते हो। नंबर्स है, ईमेल है, पासवर्ड है, चेकबॉक्स है, रेडियो, फाइल, डेट, यूआरएल, टाइम, बटन, बटन नहीं है सॉरी, कलर, हाँ बटन भी है, यस यस बटन भी है, सॉरी, कलर है, डेट टाइम, हिडन, इमेज, मंथ, रेंज, सर्च, टेलीफोन, वीक। तो ये सारे आपके पास जो एलिमेंट्स है वो अवेलेबल है, आप यूज़ करके देख सकते हो। जैसे अभी हम एक और यूज़ करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ इनपुट ही डाल देता हूँ, इनपुट डेट टाइप डेट। जैसे आप डेट डालोगे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली HTML ने मुझे एक कैलेंडर दे दिया है, उस कैलेंडर से मैं डेट चूज़ कर सकता हूँ। तो देखो आपने कुछ कोडिंग नहीं किया, आपने सिर्फ एक डेट लिखा है और जो इनपुट है वो किस तरीके से यहाँ पे एडवांस्ड वाला इनपुट आपके पास आ गया है। वैसे ही हमारे पास यहाँ पे फाइल अपलोड का भी आता है, तो मैं फाइल सर्च कर देता हूँ तो यहाँ पे फाइल अपलोड का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। यहाँ से आप फाइल जो है अपने अपलोड कर सकते हो और ये फाइल जो है सर्वर तक चली जाएगी। तो इस तरीके से हम जो है HTML के कई सारे इनपुट टैग्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। आप ट्राई कर सकते हो अलग अलग इनपुट्स और कैसे वर्क करते हैं। मैंने जैसे आपको बताया था कि जितना भी ज़्यादा डिटेल में अगर आपको हर एक एलिमेंट के बारे में समझना है तो आप इस वेबसाइट के बारे में ज़रूर याद रखो और इस वेबसाइट पे जाओ। आप जाके वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं उनको देखो कि कैसे वर्क करती है। तो यहाँ पे जो भी HTML फॉर्म है उसके जो जो इनपुट्स हैं किस तरीके से लिख सकते हो क्या है सब इधर लिखा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ से मतलब रेफरेंस के लिए ले सकते हो। तो ये ट्राई करो, आपको मैंने जो एक आइडिया है वो दे दिया है कि किस तरीके से यूज़ होता है। बाकी सेम ही चीज़ है सभी इनपुट टैग्स में, ठीक है। कुछ और चीज़ें हैं यहाँ पे हमारे पास जैसे कि है सेलेक्ट, टेक्स्ट एरिया, बटन और डाटा लिस्ट। इनके बारे में अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, अपने जो फॉर्म है उसको थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ अब, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कर लिया। तो मैं यहाँ पे जितना भी मैंने अभी तक किया है उसको यहाँ तक हटा देता हूँ और सेव कर देता हूँ, ठीक है। ये डिव यहाँ पे गलती से क्लोज हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लीन। अब हम यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे सेलेक्ट टैग। तो सेलेक्ट टैग बेसिकली क्या करता है,
हमें एक ड्रॉप डाउन का ऑप्शन देता है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो मैंने सेलेक्ट टैग डाला, अगर मैं ये भी हटा देता हूँ, सिर्फ सेलेक्ट टैग डालने से मुझे एक इस तरीके से ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आ गया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऑप्शन टैग लूँगा। तो ऑप्शन टैग में मैं अपना जो भी ऑप्शन है वो मैं यहाँ पे डाल दूँगा। जैसे कि मान लो मैं कौन सी बुक कौन से क्लास में पढ़ता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं पढ़ता हूँ भाई यहाँ पे कौन कौन से क्लासेस है, या मे भी मेरा क्वालिफिकेशन क्या है, तो वो लिख देते हैं। तो मैं मैट्रिकुलेशन लिख देता हूँ, मैट्रिकुलेशन। ठीक है, वैसे ही मैं इसमें इसको डुप्लीकेट करके 2-3 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भाई सेकेंडरी, अरे एजुकेशन, सॉरी गाइस थोड़ा सा ठंड है तो अभी थोड़ा टाइपिंग करने में दिक्कत हो रहा है, कहाँ थोड़ा नहीं बहुत ठंड है। सेकेंडरी ग्रेजुएट। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास जो ड्रॉप डाउन है वो आ जाएगा। ठीक है, सी हाउ कूल इज़ दैट। यहाँ पे इस तरीके से इसके वैल्यूज़ जो हैं आ जाएंगे। अब ये जो मैंने कोड लिखा है इसमें आप देखोगे कि एक तो ये है, ये तो डिस्प्ले टेक्स्ट है, यहाँ पे वैल्यू भी मुझे डालना होता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वैल्यू भी डालूँगा। ठीक है, इसका जो वैल्यू है वो वैल्यू में भी डालूँगा। तो अब जो है ये जो जब भी कोई सबमिट करेगा तो ये डाटा भी जाएगा आगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जैसे कर देता हूँ ये और सबमिट कर देता हूँ। तो अभी क्योंकि हमने इसमें कुछ नेम नहीं दिया है तो मुझे पहले तो इस फील्ड को नेम देना होगा कि भाई क्वालिफिकेशन, या कुछ भी नेम दे सकते हो आप। अब मैं अगर चूज़ करता हूँ तो आप देख सकते हो कि एक क्वालिफिकेशन वाला ऐड हो गया और इसमें मैट्रिकुलेशन लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये वाला हमारे पास रहता है। अब अगर आप चाहते हो कि कोई स्पेसिफिक वाला सेलेक्टेड रहे बाय डिफ़ॉल्ट, तो आप सेलेक्टेड पे ही क्लिक कर सकते हो। सॉरी, मतलब सेलेक्टेड एक एट्रीब्यूट है जो कि आप सिंपली यहाँ पे सेलेक्टेड लिख दोगे इस ऑप्शन में, जो क्लोजिंग इसका ये है ब्रैकेट है, एंगल ब्रैकेट, उसके साथ में लिख दोगे सेलेक्टेड, तो ये आपका सेलेक्टेड रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। बाकी पर्सन चूज़ करके दूसरा चूज़ कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम मतलब इसको यूज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारा सेलेक्ट टैग। अब दूसरा जो हमारे पास एक एलिमेंट है फॉर्म का वो है, कौन सा था अगला, टेक्स्ट एरिया। तो नॉर्मली मैंने आपको बताया कि जैसे फर्स्ट नेम लिखना है तो यहाँ पे आप एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टेक्स्ट लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको चाहिए कि लॉन्ग टेक्स्ट आपको लिखना है तो हम क्या करते हैं, एक और टैग का यूज़ करते हैं जो कि होता है टेक्स्ट एरिया। ठीक है, अब आप देखोगे कि ये भाई ये तो बिल्कुल ऐसा खुला सा है, इसमें आप जितना मर्जी लिख सकते हो और इवन इसमें आप इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हो। तो इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट हाइट है वो इन कॉलम्स और जो ये रोज़ है इससे यहाँ पे कंट्रोल होता है। जैसे मैं इसको 20 कर देता हूँ तो ये लेफ़्ट साइड से छोटा हो जाएगा। सॉरी, ये 20 कर दिया तो ये इस तरीके से छोटा हो गया। अगर मैं रोज़ बढ़ा देता हूँ, कम कर देता हूँ मान लो, तो ये कम हो जाएगा। सॉरी, मैंने ज़्यादा कर दिया ये, और इसको मैं बढ़ा देता हूँ वापस 40 कर देता हूँ, तो ये आप देख सकते हो इस तरीके से बढ़ जाता है। बाकी ये है इधर, यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, और ये ग्रामरली है, इसको आप इग्नोर करें, ये मेरा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से जो टेक्स्ट एरिया है उसमें आप चीज़ें डाल सकते हो। और यहाँ पे मान लो मैं लिख देता हूँ कमेंट या कुछ भी, ठीक है, इसका नाम। तो ये इसमें भी सेम तरीके से लेबल्स आप लगा सकते हो। ठीक है, कि ये लेबल किसके लिए है, ये है आपका कमेंट के लिए, और यहाँ पे आईडी में हम कर देंगे कमेंट। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप नेम और आईडी को सेम रखो, आप चाहो तो यहाँ पे कमेंट्स लिख सकते हो, मैं यहाँ पे भी कमेंट्स कर दूंगा, और ये इस तरीके से हमारा रिलोड करके ये आ जाएगा। और बाय द वे अगेन यहाँ पे मैं भूल गया कमेंट लिखना, जो इसका व्यूएबल फील्ड है टैग का, तो ये इस तरीके से कमेंट आ जाएगा। ठीक है, और वैसे ही यहाँ पे जो हमने सेलेक्ट टैग यूज़ किया था उसमें भी हम लेबल्स लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो है ये समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन आपका रहेगा तो आप ज़रूर पूछें। ठीक है, बाकी आप बटन्स भी यूज़ कर सकते हो, दिस इज़ नॉट अ बिग डील। जैसे नॉर्मल बटन टैग होता है वैसे ही यहाँ पे आप बटन भी क्रिएट कर सकते हो। सब्सक्राइब करो भाई, जैसे मैंने बोला। ठीक है, आप बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये
सब्सक्राइब का बटन है यहाँ पे जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है, आप उस पर क्लिक करो। तो इस तरीके से आप बटन्स भी क्रिएट कर सकते हो बीच फॉर्म में, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास और भी एक था डाटा लिस्ट। तो ये एक बहुत ही कूल और बहुत ही नया सा कुछ मुझे लगा है, मैंने बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया नहीं था पहले। तो डाटा लिस्ट करके हमारे पास एक आता है, इनपुट डाटा लिस्ट, ठीक है। अब बाय डिफ़ॉल्ट डाटा लिस्ट के अंदर हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मान लो मुझे कार्स लेनी है, मान लो, ठीक है। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे कि मान लो BMW, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा कार्स पर्सन नहीं हूँ, अभी रिसेंटली सीखा हूँ, तो इतना ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है कार्स के बारे में बहुत सारी। तो मैं नॉर्मली यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई कौन जो जो 2-3 कार्स के, कुछ कुछ कार्स का पता है मुझे, ठीक है, वो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, न्यू, ठीक है। और मान लो कि मैं टेस्ला ट्रक, टेस्ला साइबर ट्रक, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे सेव। तो अभी देखो मैंने डाटा लिस्ट तो बना दी, लेकिन एक्चुअल में ये कहीं पे शो नहीं हो रही है ना। तो ये यहाँ पे इसका जो डाटा लिस्ट है, इसका काम ये है कि ये बेसिकली एक लिस्ट होती है ऑप्शंस की। ये एक्चुअल में कस्टमर्स के लिए, जो भी हमारा विजिटर है उसके लिए सजेशंस के लिए होती है। तो यहाँ पे मैं एक इनपुट ले लेता हूँ और इस इनपुट में मैं नॉर्मली बस एक लिस्ट लिख देता हूँ, लिस्ट। अब इस डाटा लिस्ट का नेम देना पड़ता है शायद, थोड़ा सा मैं यहाँ पे भूल गया, इसको किस तरीके से लिखते हैं, कार्स में भी मुझे भी चेक करना पड़ेगा, देखते हैं अगर ऐसे वर्क नहीं करता तो। नहीं, ये वर्क नहीं किया। हाँ, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि डाटा लिस्ट्स कैसे करते हैं, डाटा लिस्ट्स, ये तो क्या, हाँ आईडी, सॉरी। तो इस तरीके से आप भी कई बार चीज़ें भूल सकते हो, इट्स टोटली ओके, ठीक है। आप जाके जो भी चीज़ है वो सर्च कर सकते हो गूगल पे आसानी से, ठीक है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ नाउअडेज। तो आप देखोगे कि यार ये एक नॉर्मल इनपुट की तरह लग रहा है। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, यहाँ पे टाइप जो है इसका कर देता हूँ, अगर इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, शिट मैन, टाइप जो है वो टेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो पर्सन है वो नॉर्मली टाइप कर सकता है कुछ भी, ठीक है, बट उसको जो है यहाँ पे सजेशंस मिलेंगे। तो ये यहाँ पे फ़ायदा है इसका कि ये एक्चुअल में ड्रॉप डाउन नहीं है, ये सजेशन वाला है कि जो भी वो टाइप कर रहा है, बहुत सारे फील्ड्स है, मान लो जैसे कंट्री के नाम होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपके पास क्या ऑप्शन होता है कि भाई आप खुद सर्च कर सकते हो, खुद आप काइंड ऑफ टाइप कर सकते हो और आपको सजेशन नीचे से मिल जाता है। तो ये है वो वाला जो फीचर है ना HTML का। आप नॉर्मल एक इनपुट टाइप क्रिएट करो, उसमें आप कोई भी लिस्ट कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो कहीं पे आपने जो लिस्ट है वो रखी है डाटा लिस्ट, वो लिस्ट आप यहाँ पे कनेक्ट कर दो। तो इस तरीके से हमारा जो HTML फॉर्म है उसमें जो डाटा लिस्ट्स का एलिमेंट वर्क करता है, और ये बहुत ही कूल है। और ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये सारे मैंने आपको बताया कि इनपुट टैग्स होते हैं। बाकी जैसे मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के मेथड से जो डाटा है वो ट्रांसमिट होता है फॉर्म से सर्वर तक, या इवन अपोजिट साइड में भी। जब आप सर्वर साइड के बारे में जो लैंग्वेजेस है उनके बारे में समझोगे तो उसमें आप इनके बारे में फिर से पढ़ोगे, गेट मेथड, पोस्ट मेथड। बट फिलहाल के लिए फॉर्म्स पे रहते हैं। और फॉर्म्स पे क्या होता है कि जब हम डाटा सबमिट करते हैं तो गेट मेथड से करेंगे तो यूआरएल के थ्रू डाटा जो है वो सबमिट होता है, और जो पोस्ट मेथड होता है उसमें बॉडी के थ्रू जो ये हमारा डाटा होता है वो सबमिट होता है, ठीक है। वैसे ही क्योंकि जो यूआरएल है, उस यूआरएल बार है, उसका एक लिमिट रहता है, तो एक लिमिट तक ही वो डाटा सेंड करता है, कर सकता है। जैसे कि कुछ ब्राउज़र में 1000 होता है। मान लो मैं सर्च करता हूँ कि क्रोम यूआरएल मैक्स लेंथ, तो हर ब्राउज़र का एक मैक्स लेंथ होता है, ठीक है। यूआरएल लेंथ, क्रोम लिमिट्स यूआरएल टू मैक्सिमम लेंथ ऑफ 2 मेगाबाइट, करेक्टर्स लिख देता है, करेक्टर्स, ठीक है। सी यहाँ पे जो क्रोम है वो दो कर हज़ार यहाँ पे यूआरएल्स का जो मैक्सिमम करेक्टर्स है वो अलाउ करता है। वैसे ही कोई ना कोई मतलब फिक्स लिमिट रहता है बहुत सारे अलग अलग ब्राउज़र्स में,
ठीक है। इसके अलावा मतलब कई बार जो सर्वर होता है वो भी इतने लंबे यूआरएल्स को एक्सेप्ट नहीं करता है और कई बार इससे स्लो भी हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि इसका थोड़ा लिमिट्स रहता है, कई बार ना करैक्टर लिमिट्स रहता है इसका, और ये इतना ज़्यादा काइंड ऑफ सिक्योर भी नहीं होता है, क्योंकि आपका जो डाटा है वो सामने दिख जा रहा है, जो यूआरएल है। तो कोई भी जिसको भी आपका यूआरएल पता लगा उसको आपका डिटेल्स पता चल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको अभी फॉर्म समझाया, उस फॉर्म में अगर मैं पासवर्ड का फील्ड डालता हूँ तो पासवर्ड का फील्ड भी इसी तरीके से यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको मैं हिस्ट्री भी देखूँगा, या कोई अगर बीच में आपका हिस्ट्री देख रहा है, कुछ आपका हैक हो रहा है, तो उसको भी एक तरह से आपका जो डिटेल्स है वो पता लग सकता है। तो ये सिक्योर भी नहीं है। और पोस्ट मेथड में क्या होता है कि एक प्रॉपरली डाटा जाता है आपका एक पेलोड के रूप में, तो वो वहाँ पे दिक्कत नहीं होता है ये सब, ठीक है। वहाँ पे आप जितना मर्जी डाटा भेज सकते हो। और इसके अलावा मोस्टली यूज टू रिक्वेस्ट सम डाटा एंड मोस्टली यूज टू सबमिट डाटा टू सर्वर। सो बेसिकली गेट मेथड का यूज़ ज़्यादातर होता है, किस लिए? जैसे कि यहाँ पे गेट, उसका नाम ही गेट है, इन्फॉर्मेशन को रिक्वेस्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे हमने गूगल पे किया था, ठीक है। हम गूगल सर्च कर रहे हैं, यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ कि भाई क्रोम यूआरएल करेक्टर लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये जो डाटा है वो फैच करने के लिए मैंने ये जो फॉर्म है ये सबमिट किया है। तो इस केस में इन्होंने यूआरएल में डाल दिया। और इसलिए भी अच्छा है क्योंकि इससे यूआरएल जो है वो क्रिएट होता है, हर बार यूआरएल चेंज होता है, तो हिस्ट्री भी क्रिएट होती है इससे प्रॉपरली। तो ये काइंड ऑफ यहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है। वैसे ही जब हम लॉगिन करते हैं तो उस केस में जो दूसरा वाला मेथड है, पोस्ट मेथड, वो यूज़ होता है, जिसमें हमारा डाटा दिखता नहीं है यूआरएल में, ठीक है। तो इसलिए ये यूज़ होता है। बाकी आप गेस करो कि इन दोनों मेथड्स में से कौन सा ज़्यादा यूज़ होता है, गेट मेथड या पोस्ट मेथड? क्योंकि यहाँ पे अगर आपको चौंकाने वाली बात यह है कि सबसे ज़्यादा गेट मेथड ही यूज़ होता है, क्योंकि गेट मेथड ज़्यादा फास्ट होता है, लेकिन पोस्ट मेथड ज़्यादा सिक्योर होता है। इसलिए मतलब जब सिक्योरिटी का कंसर्न होता है तब हम पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं, और जब हमें नॉर्मली नॉन सिक्योर वाली कोई भी नॉर्मल चीज़ करनी है तो हम गेट मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे आज के इस क्लास में। हमेशा की तरह मैं यही बोलूँगा कि आप जो सिंपल वेबसाइट्स है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं जाना है। आप सिंपल जाइए, google.com का जो पेज है वो आप रेप्लिकेट करिए, ठीक है। आप इसको बनाने की कोशिश करिए। ज़रूरी नहीं है आपको इस तरीके से यहाँ पे आइकन डालना है या ये सब बटन्स डालने हैं। आप सिंपली जितना कम से कम आप कर सकते हो उतना कम से कम करने का ट्राई करिए, ठीक है। वैसे ही आप चाहो तो facebook.com का भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। facebook.com पे जाइए, इसका जो ये पेज है इसको आप डिज़ाइन करके देखिए, ठीक है। इसके बाद मैं ज़रूर इन दोनों ही जो वेबसाइट्स है उनका एक HTML CSS बेस्ड जो एक कोडिंग है वो करके आपको दिखाऊंगा किसी वीडियो में, ठीक है। बट फिलहाल के लिए ये आप ट्राई कर सकते हो और एक तरह से आपके लिए होमवर्क है। तो दोस्तों, जो भी आपके क्वेश्चंस है कमेंट में बताओ मुझे, और फीडबैक्स है, कोई टॉपिक आपको सीखना है, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, या फिर टेक्निकल चीज़ आपको कोई भी जाननी है ऑटोमेशन से रिलेटेड, मार्केटिंग ऑटोमेशन से रिलेटेड, आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, और कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि चैनल को सपोर्ट मिले, और अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं, डेवलपर भाई बहन हैं, उनके साथ शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। जय हिंद, धन्यवाद।